Good morning, students. Today we are going to start our first chapter in biology. That will be our second chapter for your class 9th science. The name of the chapter is Fundamental Unit of Life. अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये वाला चैप्टर आपने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा है. तो उस चैप्टर के मुताबिक व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? इट इज़ नथिंग बट सेल. सेल क्या होता है? बॉडी के ऑर्गन का सबसे छोटा यूनिट एंड दैट फॉर्म्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. सो लेट्स मूव अहेड एंड फर्स्ट स्टडी द experiment conducted by Robert Hooke. So you need to write down. First listen and then write down. While examining a thin slice of cork होता है bark, ठीक है, जो ट्री के आउटर पोर्शन होता है ट्री का ब्राउन कलर का, उसके अंदर से निकलता है कॉक, ठीक है. ही सॉ दैट कॉक रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकूम. अब हनीकूम क्या होता है? हनीकूम होता है मधुमक्खी का छत्ता. क्लियर? तो उस मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे क्या होते हैं? सेल्स बने होते हैं या कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है. तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कॉक है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? हनीकूम जैसा है. और कौन सी ईयर में? 1665 में. और उन्होंने ये किसके थ्रू ऑब्जर्व किया? एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के. माइक्रोस्कोप मतलब जिससे हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट देख सकें, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. और सेल्फ डिज़ाइन क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद बनाया था वो माइक्रोस्कोप. क्लियर? रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल. सेल इज़ ए लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. लिटिल रूम को लैटिन लैंग्वेज में सेल कहते हैं. लिटिल रूम मतलब थोड़ी सी खाली जगह. क्लियर? तभी उसे कहा गया एक कंपार्टमेंट. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड and we can also study cell through an experiment that is conducted. Clear? Now your experiment is onion peel experiment. सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को एक बार स्टडी कर लेंगे कि एक्सपेरिमेंट में करना क्या है. कैसे पता चलेगा कि किसी भी एनिमल सेल या प्लांट सेल के अंदर सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है या सेल को कैसे प्लेस किया गया होता है और कैसे हमें पता चला कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब. अब अनियन बल्ब मतलब प्याज में से एक छोटा सा पीस लेते हैं और विद अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स होता है, चिमटी टाइप्स होती है. हम उसको क्या करेंगे? उसकी स्किन पील करेंगे जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं. फ्रॉम दी कनकेव साइड मतलब अंदर की साइड से हमें एक लेयर लेनी है और उसे इमीडिएटली वॉच ग्लास में रखना है. वॉच ग्लास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कंटेनर है, ग्लास कंटेनर टाइप, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी होगा ताकि पील ड्राई ना हो, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा और उसके अंदर की सेल्स हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. अब उसको लेने के बाद एक ग्लास स्लाइड लो. एक स्लाइड होती है शीशे की ग्लास स्लाइड. इट इज़ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप लाइक दिस, जैसे मैंने ड्रॉ किया. अब क्या करना है? उस पर ग्लास स्लाइड पे थोड़ा सा पानी रखना है. क्लियर? अब उस पर ये जो पील है इसको वॉच ग्लास से ट्रांसफ़र करना है. वॉच ग्लास से ये पील इस पे ट्रांसफ़र करना है. ठीक है. अब क्या करना है कि पील के ऊपर थोड़ा सा क्या करना है? एक सैफ्रनिन सोल्यूशन आता है, ब्लू कलर का होता है, स्टेनिंग एजेंट होता है. आपने स्टेनिंग एजेंट पढ़ा था क्लास 8 में. स्टेनिंग एजेंट किस लिए यूज़ होते हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि स्टेनिंग एजेंट का क्या पर्पस होता है. आपने 8th स्टैंडर्ड में सेल चैप्टर में पढ़ा है. स्टेनिंग एजेंट से हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट होता है प्लांट का या एनिमल सेल का उसे स्टेन करते हैं ताकि अंदर के ऑर्गेनेलीज विजिबल हो सकें. ठीक है. उसके बाद उस पर सैफ्रनिन डालना है और उसके बाद ग्लिसरीन भी डालना होता है. ठीक है. और उसके बाद उसे कवर करना है किससे? कवर स्लिप से उसे कवर कर देना है. ये हमारी हो गई टेम्प्रेरी माउंट तैयार. ठीक है. अब इस स्लाइड को क्या करना है? हमें क्या करना है? ये टेम्प्रेरी माउंट कहलाता है और इस स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या करते हैं हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है. क्या करता है? मैग्नीफाई करता है. ठीक है. अब क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी? देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर क्यों है? कि सैफ्रनिन की वजह से. अब हमने स्टेन किया अनियन पील को
तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हैं, ये देखो ये कंपार्टमेंट्स बने हैं। तो न्यूक्लियस ने फटाफट कलर ऑब्टेन कर लिया, न्यूक्लियस ने, दैट इज़ ब्लू कलर। ये बाहर की वॉल को क्या कहेंगे, सेल वॉल, उसके अंदर की वॉल को सेल मेम्ब्रेन, और ये खाली स्पेसेस को साइटोप्लाज्म, प्लस अंदर एक सर्कुलर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, उसे कहते हैं वैक्यूल। अब हमें पता है वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब ये प्लांट सेल ही है क्योंकि अनियन है, क्लियर। तो हमने इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्लांट्स है, सेम इज विद बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सेल, ठीक है, और सेम होता है आपका एनिमल सेल के साथ भी, क्लियर। तो हमें ये पता चला कि सेल क्या है, बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, प्लस ये स्ट्रक्चर बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और काफ़ी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब ये आपका फुल स्ट्रक्चर है किसका, अनियन पील का, प्लांट सेल का। बाहर की सेल वॉल जैसे हमने स्लाइड पे ऑब्जर्व करी थी पिछली उस पर, देन दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज स्टेन्ड सेंट्रल पार्ट इज योर न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म, देन वैक्यूल, क्लियर। नाउ दीज आर सम अदर सेल्स, और ये सेल्स कौन से हैं, ये सेल हैं ह्यूमन बॉडी के। ये तो था प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल, बिकॉज वी आर ऑल्सो एनिमल। तो ह्यूमन बॉडी में कौन से सेल होते हैं, ये होता है मसल सेल, ये होता है रेड ब्लड सेल, ये होता है नर्व्स में प्रेजेंट, ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये होता है फैट, मतलब फैट एक टिश्यू होता है, तो बॉडी फैट जो होता है ये उसमें होता है। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं दोनों, ये है आपका बोन सेल, क्लियर। तो ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, हर ऑर्गन के। जैसे ये नर्व्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, इसको जोड़ के नर्व्स बनती हैं, ये मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये ब्लड का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें ये पता चला दैट सेल्स बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में, और क्या करते हैं, जैसे ये नर्व सेल है आपका, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इसका बेसिक फंक्शन है नर्व्स में प्रेजेंट होके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना। क्या करना, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना। कौन ट्रांसफ़र करता है, नर्व सेल, क्लियर। और जैसे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ब्लड सेल्स क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या काम होता है उनका, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना थ्रू ब्लड, ठीक है। मसल सेल्स में भी उनका अपना फंक्शन है। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट थिंग। नाउ हियर सी, cells were discovered by Robert Hooke in 1665 through a cork piece when he observed it in a primitive microscope। उसके बाद जो सेकेंड कि सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो एक साइंटिस्ट ने इस्टेब्लिश कर दी, उस पर ख़त्म नहीं हो गई, आगे साइंटिफिक डिस्कवरीज होती रहीं। ये बहुत ही रिसर्चफुल टॉपिक था, इस पर रिसर्चेस चलती रहीं, ठीक है। ल्यूवेन हॉक थे, उन्होंने एक क्या बनाया, एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया कि आपके फ्री लिविंग सेल्स हैं कहाँ पे, पॉन्ड वाटर में, ठीक है। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस होता है सेल में। अब सेल तो पता चल गया, अब सेल के ऑर्गेनेल्स किसने डिस्कवर किए, रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर पर्किंजे ने 1830 में प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जो अंदर का लिक्विड होता है। अब सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी दी स्क्लेडन और श्वान ने। इन्होंने क्या दी, सेल थ्योरी, ठीक है। कौन सी ईयर में, 1838। तो यू कैन सी 1665 में स्टार्ट हुआ, 1838 तक चलता जा रहा है। तो कितने साल हुए हैं, अराउंड 150 अबव ईयर्स हो चुके हैं, और सेल के ऊपर रिसर्चेस चली जा रहे हैं। देन सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपैंडेड बाय विर्चॉ इन विच ईयर 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो सेल है वो टूटते हैं और उससे नए सेल जन्म लेते हैं। ये नहीं होता कि पिछले सेल ख़त्म हो गए, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई एंड दे रिप्रोड्यूस फर्दर सेल्स, ठीक है। तो अराउंड 300 ईयर्स तक सेल के ऊपर डिस्कवरीज और थ्योरीज होती रहीं, क्लियर, समझ आ रहा है। अब ये आप देखो, एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें साइंटिस्ट के नाम है। फर्स्ट इज़ हुक, 1665, ही कॉइन्ड द टर्म सेल्स, ठीक है। उसके बाद ल्यूवेन हॉक, उन्होंने बेटर ऑब्जर्वेशन दी
डिटेल्स दी और उन्होंने कहा कि पॉन्ड वाटर में भी सेल्स फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पॉन्ड वाटर में एल्गी हैं, एल्गी के भी अपने सेल्स हैं। देन स्लिडन एंड श्वान ने क्या दिया, उन्होंने पूरी सेल थ्योरी दी जिसमें कहा गया कि आपका सेल्स जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, और हर प्लांट और एनिमल में हैं। फिर 1855 में विर्चो ने प्रपोज किया दैट ऑल सेल्स दे multiply, they undergo some kind of reproduction. Clear? Now let's move ahead. Now see what you have to underline in this. First point is the shape and size of cells are related to specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shape. In some the cell shape would be more or less fixed like nerve cell. कुछ cells होते हैं जो फिक्स शेप के रहते हैं लाइक नर्व सेल, बट जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि अमीबा, तो अमीबा कैसा करता है, उनके सेल की शेप भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ईच लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल दीज लिविंग फॉर्म्स। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन? अब बेसिक फंक्शन किससे परफॉर्म करेगा? We know that there is a division of labor. In division of labor मतलब काम डिवाइडेड है सेल के, कुछ सेल्स ब्लड पंप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सेल ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, कुछ सेल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ सेल चलने में मदद कर रहे हैं, कुछ सेल एक्सरसाइज करने में मदद करते हैं। सम सेल्स आर एक्टिव व्हेन वी आर स्लीपिंग ऑल्सो, ठीक है। तो सब सेल्स के अपने अपने फंक्शन हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हेयर. This means that different parts of human body perform different function. This means that different parts of human body perform different functions. And what are those functions? You can write down. ठीक है, अपनी assignment जिसमें आप लिख सकते हैं. The organelles together constitute the basic unit called cell. अब चाहे फंक्शन कोई भी कर रहा हो, बेसिक यूनिट क्या है? सेल, ठीक है। It is interesting that all cells are found to have same organelles no matter what their function is or what organism they are found in. अब सेल के अंदर बेसिक सेल ऑर्गेनलीज हैं, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कौन सी होती हैं, जैसे ER होता है, जैसे गोल्गी बॉडी होती है, जैसे कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये सब सेल ऑर्गेनलीज हैं। ये बेसिक सेल ऑर्गेनलीज हैं जो हर सेल में प्रेजेंट होती हैं। हर यूकैरियोटिक सेल की अपनी ऑर्गेनलीज होती है, प्रोकैरियोटिक की अपनी होती है। व्हाट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 8. If you don't remember, open class 8 book and revise prokaryotic and eukaryotic cell. ठीक है। Now every cell has 3 important components. First is plasma membrane, that is also called cytoplasm or protoplasm. Second is nucleus and the third is this cytoplasm. Plasma membrane को और क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकेंड न्यूक्लियस होता है जो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, और थर्ड इज न्यूक्लियस, थर्ड इज साइटोप्लाज्म. नाउ विल स्टडी वन बाय वन. नाउ योर फर्स्ट कंपोनेंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट है. फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ये. दिस कैन राइट डाउन, राइट द हेडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अंडर दिस राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द आउटर मोस्ट covering of the cell that separates the inside of the cell from its outside or external environment. Second, you can write down second point क्या हो जाएगा? Plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out. अब plasma membrane क्या करता है कि कुछ materials को आने देता है, कुछ materials को block कर देता है, ठीक है. And that is why it is called selectively permeable membranes. Selective मतलब it is selective towards certain material. Like water and minerals are allowed, but some kind of dirt substances or some kind of substances that can alter the purpose and the function of cell are avoided. Permeable मतलब सीव की तरह, किसकी तरह? सीव. अब सीव क्या होती है? छन्नी, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद बने होते हैं, उसकी तरह एक्ट करती है. अब यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, हाउ डज सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ selectively permeable membrane? Because it allows the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. Okay, now this is your structure of cell membrane, ठीक है. अब सेल मेम्ब्रेन में क्या है? ये हो गया आउटसाइड सेल, मतलब सेल के बाहर. ये
ये क्या है, ये लेयर है पूरी सेल मेम्ब्रेन, और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की, प्रोटीन की प्लस लिपिड की, ठीक है। लिपिड मतलब फैट, लिपिड मतलब फैट। तो प्रोटीन्स की लेयर देखो, पिंक कलर का जो है वो क्या है, वो प्रोटीन्स लगे हैं। आपको डायग्राम से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके। प्रोटीन्स किससे अटैच्ड है, लिपिड से। लिपिड देखो ये येलो कलर के हैं, उसके ऊपर पिंक कलर की चीज़ें लगी हैं, ठीक है। और थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं इनमें। सेल के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, येलो कलर की पूरी, येलो कलर की पूरी, ठीक है। और ये इनसाइड ऑफ द सेल है, मतलब इसके अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज, क्लियर। और बाहर का एनवायरनमेंट है ये। अब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव टू स्टडी इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, आपने गैसेस में पढ़ा है कि डिफ्यूजन पॉसिबल होता है, आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जैसे मैं एक कमरे में एक जगह अगर परफ्यूम छिड़कूँ तो काफ़ी दूर दूर तक स्मेल आती है। क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मली वो स्प्रेड आउट हो जाए। अब वही चीज़ अगर लिक्विड्स में हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज व्हाट, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर। वाटर क्यों लिक्विड्स में हो रहा है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसनट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। अगर एक जगह पानी ज़्यादा है तो वो दूसरी जगह क्या करता है, वो मूव करता है एक पतली मेम्ब्रेन के थ्रू, ताकि दोनों जगह लेवल्स इक्वल हो सके। अगर एक जगह पानी ज़्यादा है तो वो दूसरी जगह मूव करेगा, ठीक है, ताकि दूसरी जगह पानी इक्वल हो जाए, थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। सी हियर फॉर एन एग्जाम्पल, जब किशमिश के दाने को, रेजिन को, एक रिंकल्ड किशमिश का दाना है, उसे पानी में सोक किया जाए तो उसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो लेस रिंकल्ड हो जाता है और क्या होता है, वो फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है, और वो स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। वाटर इज डिफ्यूज्ड इनटू द सेल थ्रू अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। पार्शियली सेम एज सिलेक्टिव, ठीक है। 1 घंटा सोक किया तो ये ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया रिंकल्ड से। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑस्मोसिस। क्या हुआ, ऑस्मोसिस, मतलब इसके अंदर पानी की कमी थी, पानी में इसे डाला गया, यहाँ पे डाला गया पानी में, इसके अंदर पानी नहीं था, बाहर से पानी इसके अंदर आया और ये पानी से भर गया। तो कहीं ना कहीं रेजिन अंडरगोड ऑस्मोसिस, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी, सी, this is a pictorial representation of osmosis. Osmosis is diffusion of water across a membrane from a region of high concentration to a region of low concentration of water, ठीक है। अब वाटर की कंसंट्रेशन तो हाई होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये स्मॉल पार्टिकल्स क्या हैं, ये है वाटर, और ये डार्क ग्रीन पार्टिकल्स क्या हैं, कोई भी सोल्यूट, जैसे पानी में चीनी मिलाया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका हाई वाटर कंसंट्रेशन है, ये कहाँ जा रहा है, पानी इसमें जा रहा है, ठीक है, ताकि इसमें भी पानी पहुँच जाए, लो वाटर कंसंट्रेशन। और अगर सोल्यूट की टर्म्स में बात की जाए तो सोल्यूट क्या है, सोल्यूट कम है और दूसरी तरफ सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। तो पानी की टर्म्स में अगर हम बात करें तो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन जाता है थ्रू अ मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस। नाउ नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहला सोल्यूशन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब अगर किसी किशमिश के दाने को किस में डालो, आप डाल दो पानी के अंदर, ठीक है, जो कि क्या है, फूला हुआ है, मतलब स्वेल्ड अप है, उसमें वाटर कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या होगा, और बाहर पानी कम है, पानी कम है मतलब वो ऐसे सोल्यूशन में है जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, उसके अंदर से पानी क्या होगा, निकलने लगेगा, ठीक है, और क्या होगा, वो किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा बाहर, ठीक है।
तो एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि रिंकल्ड, जैसे आपको पिछले केस में बताया है, ठीक है। रिंकल्ड के केस में क्या होगा कि रिंकल्ड के केस में, ये केस है आपका रिंकल्ड केस जो हमने पहले पढ़ा था पहली स्लाइड में। रिंकल्ड केस क्या है कि आपका मुरझाया हुआ किशमिश का दाना है, उसको आप घर में भी कर सकते हो। उसको पानी में डालो, 1 घंटे बाद देखोगे कि ऑस्मोसिस हुआ होगा, ठीक है। उसे कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बेसिकली दिस यू विल अंडरस्टैंड, सेल विल स्वेल अप, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। Now next is hypertonic. Hypertonic is the opposite of hypertonic, ठीक है। If the medium has lower concentration of water than the cell, meaning that is very concentrated solution, मतलब पानी की क्वांटिटी कम है और सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, the cell will lose water, such a solution is known as hypertonic solution. सेल विल श्रिंक, इसमें सेल श्रिंक करेगा क्योंकि सेल के अंदर, मतलब जैसे रेजन के दाने में पानी ज़्यादा हो और बाहर पानी कम हो तो वो श्रिंक कर जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब बाहर और अंदर पानी सेम है, तो इस वजह से देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, ठीक है। दैट विल बी टर्म्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशंस। मतलब पानी जाएगा बट जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ओवरऑल मूवमेंट रहेगी नहीं, द सेल विल ड्रेन द सेम साइज। क्यों? क्योंकि जितना पानी जाएगा उतना ही पानी आ जाएगा, बिकॉज दोनों तरफ पानी की क्वांटिटी इक्वल है। दैट इज व्हाई इट इज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। नाउ दिस इज एन एक्टिविटी दैट इज गिवन इन योर बुक। पुट ड्राइड रेजन मतलब किशमिश के दाने इन प्लेन वाटर। सिंपल पानी के अंदर आप रेजन्स रखो, आप घर में भी कर सकते हो एक्टिविटी, एंड लीव देम फॉर सम टाइम, देन प्लेस। फिर क्या करो, उसको 1 घंटे के लिए अलग रख दो। फिर एक अलग ग्लास लो, उसके अंदर पानी डालो, उसके अंदर थोड़ा शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व करो, फिर उसके अंदर ड्राइड रेजन डालो। तो बताओ क्या होगा। जब वो स्वेल कर जाएंगे 1 घंटे में निकालने के बाद, उन स्वेल्ड रेजन को शुगर सोल्यूशन में डालो तो क्या होगा। पहले केस में क्या होगा, अगर रिंकल्ड दाने को पानी में डालोगे तो वो स्वेल हो जाएंगे, और उन स्वेल्ड को अगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर सोल्यूशन में डालोगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा आपका हाइपोटोनिक और सेकंड केस होगा आपका हाइपरटोनिक, ठीक है। क्लियर? आई थिंक नाउ द कंसेप्ट ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस इज क्लियर, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, इन द फर्स्ट केस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द रेजन स्वेल्ड अप, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसमें वो रिंकल्ड हो गए या श्रिंक हो गए, इसमें स्वेल हो गए और इसमें नो इफेक्ट, ठीक है। नाउ अब क्या है कि एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जो किस में होता है, आपका अमीबा में होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका किसके थ्रू होता है, आपका होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, कि खाना अंदर कैसे होता है। ये आपने 7th में भी पढ़ा हुआ है कि अमीबा खाना कैसे खाता है। फूड पार्टिकल आता है उसके पास, वो एक फूड वैक्यूल बना लेता है, ठीक है, मतलब एक कैविटी बना लेता है ताकि वो खाना अंदर जा सके, ठीक है। तो ये खाना मेम्ब्रेन के अंदर चला गया। अब ये जो थी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गया थ्रू व्हाट, थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। थ्रू ऑस्मोसिस ये अंदर गया, अंदर इसने खाना क्या किया, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट कर लिया, और जो भी अनडाइजेस्टेड था वो बाहर फेंक दिया। तो एंडोसाइटोसिस इज नथिंग बट it is the ability of amoeba to engulf food and other material, ठीक है। ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की। क्लियर? ये आपकी बुक में भी डेफिनेशन दी है, यू कैन रेफर देयर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, आपने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, उससे आप एंडोसाइटोसिस और प्लाज्मोलिसिस अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। फर्स्ट लेट अस रीड व्हाट डू यू मीन बाय सेल वॉल। अब आपको पता है, आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, सेल वॉल प्लांट्स में होती है और सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती। प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड कवरिंग दैट इज सेल वॉल। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली क्योंकि एक आउटर कवरिंग है जो प्लांट को या कोई भी ट्री को बहुत ही रिजिड बनाती है, ठीक है। इट इज़ composed of cellulose. Cellulose is complex and provides strength to the plant.
ताकि वो एक जगह खड़ा रहे। अब प्लाज्मोलिसिस क्या कहलाता है? व्हेन अ लिविंग प्लांट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. Plasmolysis को आप दूसरे टर्म्स में ये भी समझ सकते हो, रिंकलिंग, ठीक है। जब कोई भी प्लांट पानी लूज़ करता है, ठीक है, पानी वो लूज़ करता है इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन इज ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन किससे होता है? आपकी प्लांट बॉडी में से होगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसकी क्या है? सेल वॉल के अंदर, ठीक है। सेल वॉल तो सेमी परमिएबल नहीं है, क्या सेमी परमिएबल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अंदर श्रिंकेज हो जाता है, ठीक है, रिंकलिंग हो जाती है प्लांट की, इसलिए वो विल्ट कर जाते हैं। विल्ट कर जाते हैं मतलब मुरझा जाते हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय अ डायग्राम। सी हियर, प्लाज्मोलिसिस इज लॉस ऑफ वाटर और विल्टिंग इन प्लांट्स। जब प्लांट्स मुरझा जाते हैं, देखो यहाँ पे ये प्लांट, सनफ्लावर का प्लांट और फ्लावर कितना शाइन कर रहा है, बट इधर क्या कर गया? विल्ट कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि इधर इसमें बहुत पानी था और क्या हुआ? वो लूज़ कर गया पानी थ्रू ऑस्मोसिस, ऑल्सो थ्रू हीट ये हो सकता है। यहाँ अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है प्लांट को कि वो सीधा खड़ा नहीं रह पाता, ठीक है, इट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। सो वो क्या करता है? वो श्रिंक करने लगता है और प्लांट विदर हो जाता है या फिर वो विल्ट कर जाता है। क्लियर? प्लाज्मोलिसिस लेमैन टर्म्स में मुरझाना कह सकते हो आप ट्रीज़ या फ्लावर्स का या लीव्स का, ठीक है। अब आपके लिए ये असाइनमेंट है, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, चारों क्वेश्चंस। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? दिस हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड, और आपको इसमें हनीकॉम्ब का बताना है पूरा। Why is cell called the functional structural unit? This is also easy. How do substances like CO2 and water move in and out of the cell? You can discuss osmosis here, ठीक है, पूरा आपको osmosis explain करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ इट क्लास फॉर टुडे। Thank you so much. Complete your work in assignment register. Next topic will be covered in next class. Okay. Thank you so much.